नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये अपने बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। जैसा कि छात्रों, आपको पता है कि बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर थर्ड है वो अपने चल रहा है, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा या बताऊँगा, जिसको अपन पीएन संधि डायोड के समीकरण के रूप से अपन जानते हैं। पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप ये अभी तक समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में पीएन संधि डायोड होता क्या है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिला के अपने को पीएन संधि डायोड बनाया जाता है। और इस पीएन संधि डायोड का जो एक अपने पास डायग्राम बना सकते हैं, वो मैंने यहाँ चित्र 1 के द्वारा आप लोग को बताने की कोशिश की है कि पी प्रकार के अर्धचालक में छात्रों अपन जानते हैं होल्स होते हैं, इन होल्स को मैंने प्लस से बताया। और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने माइनस से बताया, जो कि चित्र 1 में शो हो रहे हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आइए अपने यादृच्छिक रूप से या विसरण करते हैं, और इस विसरण के द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि होल्स कुछ एन की तरफ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी प्रकार के अर्धचालक मतलब होलों की तरफ आकर्षित होते हैं। और एक पी और एन के बीच में एक स्पेशल लेयर बन जाती है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलके जिसको कह सकते हैं न्यूट्रलाइज भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो और इस परत पे फिर कुछ चार्जेज जो है ना इकट्ठे होने लग जाते हैं न्यूट्रल होने के बाद। तो यहाँ ये X1 और X2 की परत बताई गई है। इस परत को अपन अवक्षय परत के रूप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अवक्षय परत, अब इसके लिए अपन ने कुछ बातें यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ लिखी है। जैसे नंबर 1, अवक्षय परत में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, केवल आयनित परमाणु ही उपस्थित होते हैं। दूसरे में अपन में कह सकते हैं मुक्त आवेश वाहकों के अवक्षय परत के द्वारा पृथक कर देने के फलस्वरूप संधि पर विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। मतलब विभव रोधिका उत्पन्न होने का मैं ये बता दूं बच्चों कि जैसे एक पी और एन के बीच में जो लेयर बनी है इसमें कुछ चार्जेस इकट्ठे हो गए, उस चार्जेस की वजह से एक विभव उत्पन्न हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और ये आने वाले चार्ज कैरियर्स को रिपेल करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। और इसके अंदर जैसे एन प्रकार के अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन पी में अब आना चाहें तो ये विभव रोधिका उनको रोकती है। इसी तरह से पी प्रकार के अर्धचालक से जो होल्स वगैरह है वो एन की तरफ आना चाहे तो उनको भी रोकेगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट में अपन ये कहा है मैंने यहाँ कि पीएन डायोड में धारा का प्रवाह संधि पर उत्पन्न विभव रोधिका पे ही निर्भर करता है। चौथे में अपन कह सकते हैं कि विभव रोधिका की उत्पत्ति ऊर्जा स्तर आरेख से भी स्पष्ट की जा सकती है। और यहाँ चित्र 2 बताया है कि विभव रोधिका विभव को अपन VB से बता रहे हैं। यहाँ पे विभव में और डिस्टेंस के बीच एक ग्राफ खींचने की कोशिश की है, और इसमें एक अपन ने X1 X2 के बीच में अवक्षय परत को बताने की कोशिश की है, और एक विभव रोधिका के रूप में पोटेंशियल बैरियर बताया गया है। ऊर्जा स्तर का आरेख अगर अपन खींचें तो छात्रों यहाँ चित्र 3 और 4 अगर आप देखें तो इसके अंदर देखो चित्र 3 जो है पी प्रकार के अर्धचालक की स्थिति को बताता है, और जो चित्र 4 है वो एन प्रकार के अर्धचालक की स्थिति को बताता है। पी प्रकार की अर्धचालक की स्थिति में आप देखें, एक मैंने यहाँ बताया है ECP, ये है CP मतलब कंडेंशन, जो चालन बैंड है उसको उसकी ऊर्जा को बता रहा है। पी प्रकार का इसलिए इसको पी लिया, और कंडेंशन है इसलिए सी लिया, चालन जिसको बोलते हैं अपन। और नीचे जो है एक संयोजकता बैंड की ऊर्जा है जिसको EVP कहते हैं अपन, और इनके बीच में एक EFP बताया है जो फर्मी एनर्जी लेवल को बताता है, जो कि संयोजकता ऊर्जा स्तर के पास होता है। और इसके नीचे ये सारे जो ऊर्जा लेवल है वो भरे हुए होते हैं, किससे? होल से भरे रहते हैं, होल उपस्थित रहते हैं इसमें। इसी प्रकार से एन प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो एन प्रकार के अर्धचालक में भी ECN, EFN और EVN मिलते हैं। अंतर इतना रहता है कि जो EFM है अपने पास मतलब फर्मी ऊर्जा, यहाँ चालन बैंड के नीचे उपस्थित रहता है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो संयोजकता बैंड के या संयोजकता ऊर्जा स्तर के पास उपस्थित रहता है। तो इस तरह से ये अलग अलग अगर अपन इनको देखें तो चित्र 3 और 3, 4 से पी और एन प्रकार के अर्धचालकों की ऊर्जा स्तरों को अपन डिफाइन कर सकते हैं।
अगर P और N प्रकारों को दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इन ऊर्जा स्तरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताने के लिए मैंने यहाँ चित्र 5 यहाँ बताया है आपको। और दोनों को मिलाने के बाद यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो FP है मतलब फर्मी ऊर्जा स्तर है वो ECP और EVP मतलब चालन ऊर्जा स्तर और संयोजी ऊर्जा स्तर के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब P और N में अब जो है फर्मी एनर्जी लेवल की एक ही प्रकार की स्थिति होगी। वो अलग अलग थे, उनकी स्थिति अलग अलग थी, लेकिन कंबाइन होने के बाद जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो एक ही लाइन के अंदर यहाँ शो होगा। ऐसा मैंने चित्र 5 में बताने की आपको कोशिश की है। इसमें आगे चलें अपन तो इसमें ये कह सकते हैं कि P व N को आपस में मिलाने पर साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर इस प्रकार समायोजित होते हैं कि Pn निकाय के लिए फर्मी स्तर एक ही हो जाता है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसको कि अपन ने चित्र 5 में बताने की कोशिश की है। N से P की ओर इलेक्ट्रॉन तथा P से N की ओर होलों का प्रवाह होने लगता है। अब जब मिलाने देते हैं तो उस अवस्था के अंदर ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और इसके लिए एक्चुअली में ECP माइनस ECN मतलब जो एनर्जी लेवल की ऊर्जाओं का डिफरेंस है इसके बराबर इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को मिल जाती है तो वो एक दूसरे की तरफ गमन करने लगते हैं और इस अवस्था में अपन ये भी कह सकते हैं कि ये ऊर्जा अंतर एक विभवांतर को उत्पन्न करता है और उस विभवांतर को अपन विभव रोधिका की ऊंचाई के रूप में जानते हैं और इसको अपन VB के द्वारा समीकरण 1 के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ VB इज इक्वल टू ECP माइनस ECN अपॉन स्मॉल e के द्वारा यह डिफाइन किया गया है। संधि के दोनों तरफ विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश होने के कारण उत्पन्न जो घनत्व प्रवणता है वो संधि के आर पार विसरण धारा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए स्थायी अवस्था में विभव रोधिका इतनी अपवाह धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न कर देता है कि विसरण धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है और कुछ ही देर में ये विसरण अपने आप रुक जाता है। इस अवस्था में बाहरी विभवांतर को शून्य माना गया है। PN संधि डायोड के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व अपन जानते हैं, जब परिपथ खुला है तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान 0 माना जाएगा। और पहले अपन ने जो अब संधि डायोड की समीकरण निकाली है अपन ने पहले, जिसमें अपन ने दोनों प्रवाहों को शामिल किया है, वो चाहे विसरण का हो चाहे अपवाह का हो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको अपन इस समीकरण के द्वारा बता सकते हैं। JE इज इक्वल टू EN म्यू E कैपिटल E प्लस EDE डेल N अपॉन डेल X इज इक्वल टू 0 के द्वारा। इसको अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास समीकरण सेकेंड आ जाती है। आइंस्टीन के संबंध अपन जानते हैं, जिसको समीकरण 3 से बताया जा सकता है। समीकरण और दिए और 2 और 3 को काम में लें अपन और इनको इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात अपने को समीकरण 4 प्राप्त हो सकती है। समीकरण 4 किस प्रकार से प्राप्त होती है ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया है। यहाँ मैंने कुछ नए सिंबल्स काम में लिए हैं। एक तो NP का मतलब P अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। एक NN मतलब N अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। चूंकि इंटीग्रेशन जब ले रहे हैं अपन तो अपन डेल N अपॉन N का अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो उस केस में दोनों की जरूरत होगी कि N प्रकार के अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और P प्रकार के अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि P प्रकार के अर्धचालक में छात्रों अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए इसको लोअर लिया है और दूसरे को अपन अपर लिया है। इसी तरह से राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो चूंकि डेल x का इंटीग्रेशन करना है तो इसकी लिमिट भी x में होगी और इसलिए अक्षयपरत जो है x1 x2 से अपन ने अक्षयपरत मानी, इसका इंटीग्रेशन ले लिया अपन ने और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, जहाँ इस राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को विभव रोधिका के द्वारा भी बता सकते हैं, इसलिए इसको मैंने विभव VB लिखा है। तो ये जो समीकरण 4 आई है इसके अंदर एक लोग E=C वाले फार्मूला काम में लिया है। आप देखना चाहो तो राइट हैंड में मैंने इनको शॉर्ट के रूप में लिखने की कोशिश की है। तो जिस प्रकार से अपन ने NP का मान निकाला है छात्रों, इसी प्रकार से अपन PN का मान निकाल सकते हैं, जो कि समीकरण 5 के द्वारा बता सकते हैं। अपन ने स्टार्टिंग के अंदर N प्रकार के अर्धचालक में इन होल इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्याओं का मान निकाला था। P प्रकार के अर्धचालक में भी इलेक्ट्रॉन्स होल की संख्या का मान अपन निकाल चुके हैं। अगर अपन पहले N प्रकार के अर्धचालक का कंसिडरेशन लें
तो उसमें अपन जानते हैं कि Nn का मान Nd डोनर एटम्स के रूप में है अपन जानते हैं, और Np इक्वल टू Ni² अपॉन कैपिटल N ए के द्वारा बताते हैं, जो एक्सेप्टर को बताता है, ग्राही। तो समीकरण 4 से अगर इसमें कंडीशंस रख दें तो अपने को सॉल्व करने पे समीकरण 6 प्राप्त हो जाती है, जो कि Vb का मान देती है। इस समीकरण 6 को यहाँ काम में लेंगे अपन आगे। इससे पहले ये जो समीकरण 6 प्राप्त की अपन ने किस अवस्था में प्राप्त की कि बाहरी अपन ने कोई बैटरी या कोई विद्युत विभव या कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है। किस पे? सेमीकंडक्टर जो पीएन जंक्शन बना है अपने उसके ऊपर सेमीकंडक्टरों का। अगर अपन ये माने क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड पे दो तरह की बायसिंग लग सकती है। एक बायसिंग लगती है अग्रभिनति जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग छात्रों। दूसरी जो बायसिंग होती है वो होती है पश्चविनति जिसको रिवर्स बायसिंग के रूप में कहते हैं। दोनों बायसिंगों के जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो मैंने समीकरण 6 और समीकरण 7 में बताने की कोशिश की है। अपन सबसे पहले फॉरवर्ड बायस लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में जैसा कि आपको पता है समीकरण 6 में बाहरी विभव V लगाया है और धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ बताने की कोशिश की है। यहाँ इस केस में P को प्लस से और N को माइनस से जोड़ा जाता है। इस केस में संधि पर विभव रोधिका का मान माना कि Vb उत्पन्न होता है। अब लेकिन विभव रोधिका का मान तो चूंकि पहले ही उत्पन्न हो जाता है बाहरी विभव V लगाने पे, लेकिन बाहरी विभव लगाने पे जो नेट मान होता है वो Vb माइनस V होगा, क्योंकि V और Vb की दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। या अपन ये कह दें इनसे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दोनों का एक दूसरे की डायरेक्शन से विपरीत होगा। इसलिए विभव का मान Vb माइनस V के द्वारा बताते हैं कि बैटरी का टर्मिनल्स भी अगर आप देखो तो दोनों के उल्टे ही मिलते हैं अपने को। यदि विभव V विभव के कारण N चालक में होल संख्या घनत्व में मान लिया जाए कि डेल्टा Pn की वृद्धि होती है, तो समीकरण 5 से अपन Pn प्लस डेल्टा Pn रख दिया और जहाँ V रखा था वहाँ उसकी जगह अपन ने Vb माइनस V को अपन काम में ले रहे हैं अपन, तो अपने को समीकरण 7 मिल रही है। समीकरण 7 में से समीकरण 5 को अगर घटा देंगे तो अपने को समीकरण 8 मिलेगी, जो कि V विभव लगाने पे जो वृद्धि हो रही है डेल्टा Pn चार्ज कैरियर्स पे उसकी वैल्यू निकाल के बताती है। इसी प्रकार V विभव के कारण P अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि को अगर अपन डेल्टा Np के द्वारा बताएं तो उसका मान समीकरण 9 के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। माना कि अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल का माध्य वेग अगर VH है H4 होल, तो N अर्धचालक में अंत क्षेपण द्वारा धारा के होल घटक जो होगा उसको अपन डेल्टा JH इक्वल टू IH अपॉन कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बताता है। छात्रों ये मान अपन पहले भी जानते हैं। इनकी वैल्यूज को काम में लें तो अपने को समीकरण 10 और समीकरण 10 से मैं अगर समीकरण 8 काम में लेंगे तो समीकरण 11 मिल जाती है अपने को, जहाँ BH एक कांस्टेंट को बताता है। इसी प्रकार से P अर्धचालक में अंत क्षेपण द्वारा अगर धारा का इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालेंगे तो वो समीकरण 12 के द्वारा बताया जाएगा, जहाँ B की वैल्यू ऊपर की तरह आ जाएगी। और संधि में चूंकि जो धारा है वो दोनों के कारण प्राप्त होती है, होल के कारण भी और इलेक्ट्रॉन के कारण भी, इसलिए दोनों का टोटल धारा का मान निकालेंगे तो दोनों के एडिशन को बता सकते हैं और उससे अपने को समीकरण 13 प्राप्त होती है। और ये जो समीकरण 13 है ये Pn संधि डायोड का वोल्टेज एम्पियर समीकरण के नाम से जानी जाती है और इसको अपने एग्जाम में जो है 3-3.5 नंबर का क्वेश्चन याद है। ये तो था सारा फॉरवर्ड केस के अंदर। अगर अपन आपके मन में ये शंका उठ रही होगी कि अगर रिवर्स बायसिंग लगाते तो छात्रों इस अवस्था में जो समीकरण 13 में जो चरघातांकी पद है जिसको अपन देख रहे हैं उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में V की जगह माइनस V काम में लेते, और जब V की जगह माइनस V काम में लेते तो एक्सपोनेंशियल e की पावर या अपन कहेंगे e की पावर माइनस EV अपन KT इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये लगभग 0 आती है, क्योंकि 1/, करते ही ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो और समीकरण 13 से अगर ये वैल्यूज़ रख दें अपन तो समीकरण 15 मिल जाती है। तो इस तरह से रिवर्स बायसिंग में अपन ये बात बता सकते हैं। यहाँ मैंने एक ग्राफ बताने की कोशिश की है। ये ग्राफ वोल्टेज और धारा के बीच में किसी भी जंक्शन डायोड के बीच में अपन खींचे तो इस तरह का ग्राफ अपने को प्राप्त होता है। चूँकि अपन जानते हैं
कि दो तरह की अभिनति इसमें लगा सकते हैं। एक कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में देखें अपन V अपन I के साथ जैसे जैसे V का मान बढ़ता है वैसे वैसे I का मान भी बढ़ रहा है, और रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा बढ़ता है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। और लास्ट में इस ग्राफ का एंड पोर्शन मैंने नहीं बताया है, और वो अगर बताएं तो उसके अंदर एक ब्रेक होता है जिससे कि एकदम से धारा का मान बढ़ जाता है। ये जो धारा समीकरण ऊपर 15 में IS बता रखे हैं ये उत्क्रमणित संतृप्त धारा कहलाती है, और इस अवस्था में विभव उदिका का मान जो है VB प्लस V हो जाता है, जो अवक्षय परत की मोटाई में वृद्धि कर देता है, और ये परावैद्युतांक माध्यम का भी कार्य करता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो PN जंक्शन डायोड के समीकरण है, इस समीकरण को अपन यहाँ निकाल सकते हैं। ये सारे अपन डायग्राम और ग्राफ बता सकते हैं। तो ये आप किसी भी बुक्स में से भी आप पढ़ोगे, सारे बुक्स के अंदर इसको दे रखा है। आशा है आपने इसको मेरे लेक्चर को अच्छी तरह सुना होगा और देखा होगा, और इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भी मिल रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें और इसको आप ध्यान से सुने तो आपके ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा।